एप्पल के चाहने वालों को देखिए, कभी ऐसा लगता है जैसे किसी पंथ के अनुयायी हों। लोग अक्सर इसे कल्ट ब्रांड भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये दीवानगी, ये निष्ठा कोई आज की नहीं है, ये तो दशकों पुरानी बात है। सही। पर सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? मतलब एक टेक कंपनी के लिए इतनी गहरी, इतनी पर्सनल वाली फीलिंग। बिल्कुल। और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है इसका जवाब ना एप्पल की पूरी कहानी में ही छिपा है। ये सिर्फ प्रोडक्ट बनाने की कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक सोच, एक पहचान बनाने की कहानी है। वो सिर्फ मशीनें नहीं बेचते, वो एक अनुभव बेचते हैं, एक अलग होने का एहसास। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास एप्पल के इतिहास पर, उसके फाउंडर्स स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक, और हाँ, सिलिकॉन वैली जहां ये सब शुरू हुआ, उससे जुड़े काफी सारे स्रोत हैं। हाँ जी। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ घटनाओं को लिस्ट न करें, बल्कि उन सबसे जरूरी पहलुओं और किस्सों को सामने लाएं जिन्होंने न सिर्फ एप्पल को बल्कि पूरी टेक दुनिया को ही बदल दिया। बिल्कुल। मतलब मकसद ये है कि हम समझे कि वो कौन से फैसले थे, वो क्या मोड़ थे जिन्होंने एप्पल को वो बनाया जो वो आज हैं, उनके पीछे का क्यों और कैसे। सही कहा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, उस जगह से जहां ये सब शुरू हुआ, सिलिकॉन वैली। अब तो ये नाम हर कोई जानता है, पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले तो ये सांता क्लारा वैली थी। ये बदलाव कैसे आया? सुना है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का इसमें बड़ा रोल था। हाँ बिल्कुल। और खास तौर पर फ्रेडरिक टर्मन का, जिन्हें लोग सिलिकॉन वैली का पितामह भी कहते हैं। उन्होंने ही वो स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क की नींव रखी थी। अच्छा। आइडिया ये था कि यूनिवर्सिटी की जो प्रतिभा है, जो रिसर्च है और इंडस्ट्री की जो ज़रूरतें हैं, वो एक जगह मिल सकें। और यहीं से, जैसा आपने कहा, हिवलेट पैकर्ड मतलब एचपी जैसी कंपनियों ने शुरुआत की। और वो भी कहाँ से? एक गैराज से। हाँ, वो गैराज वाली कहानी तो बहुत फेमस है। तो ये एक तरह का मॉडल बन गया, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री का मेल। बिल्कुल। और फिर फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियां। फेयरचाइल्ड तो अपने आप में एक कहानी है। वो सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो एक तरह की नर्सरी बन गई थी। नर्सरी मतलब वहां से निकलकर लोगों ने अपनी कई नई कंपनियां शुरू की, जैसे इंटेल। इसने वो स्पिन ऑफ कल्चर शुरू किया जो आज भी सिलिकॉन वैली की पहचान है। एक आइडिया लो, निकलो, अपनी कंपनी बनाओ। और इस तकनीकी माहौल के साथ साथ उस वक्त का कल्चरल माहौल भी बड़ा अलग था, है ना? 60s और 70s का दशक। ओह हाँ बिल्कुल। वो हिप्पी मूवमेंट का दौर था। यथास्थिति को चुनौती देने वाली सोच थी। बीट जनरेशन के केरोएक, गिन्सबर्ग, साइकेडेलिक रॉक, एलएसडी, मतलब एक तरह की आज़ादी, एक बगावत की हवा थी पूरे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि एप्पल जैसी कंपनी ठीक इसी माहौल में इसी वक्त पनपी? मुझे तो नहीं लगता कि ये सिर्फ इत्तेफाक था। देखिए, उस दौर की जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एक अलग सोचने वाली स्पिरिट थी ना, स्टीव जॉब्स ने उसे बहुत अच्छे से समझा। और उन्होंने उस स्पिरिट को तकनीक के जरिए लोगों तक पहुंचाने का एक रास्ता देखा। कंप्यूटर सिर्फ बड़ी कंपनियों या सरकारों की चीज न रहकर पर्सनल एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी का एक टूल बन सकता है, ये सोच बहुत रैडिकल थी उस वक्त। और ये एप्पल के डीएनए का हिस्सा बन गई। और इसी माहौल में मिले वो दो स्टीव जॉब्स और वोज़नियाक। पर्सनालिटी बिल्कुल अलग, प्योर इंजीनियरिंग जीनियस थे। उन्हें बस इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार था, चीजें बनाना पसंद था, एकदम हाथ के कारीगर टाइप। और जॉब्स में एक गजब की दूरदृष्टि थी। वो चीजों में संभावना देख लेते थे जो शायद दूसरों को नहीं दिखती थी, और उनमें लोगों को प्रेरित करने, चीजों को बेचने की कमाल की क्षमता थी। उनका मिलना सही में एक ऐतिहासिक संगम था। उनकी शुरुआती शरारतें भी काफी मशहूर हैं। वो ब्लू बॉक्स वाली कहानी। हाँ, वो डिवाइस जिससे मुफ्त में लंबी दूरी की फोन कॉल्स की जा सकती थीं, वो उनके हुनर और थोड़े बागी स्वभाव का भी सबूत था। कैप्टन क्रंच, जॉन ड्रेपर जैसे शुरुआती हैकर से भी उनका मिलना हुआ था। और वो अटारी के लिए ब्रेकआउट गेम बनाने वाला किस्सा। हाँ, वो भी उनकी जोड़ी को अच्छे से दिखाता है। वॉज ने इंजीनियरिंग का कमाल दिखाया। सिर्फ 4 दिन में बहुत कम चिप्स इस्तेमाल करके वो गेम डिजाइन कर दिया। जॉब्स ने उसे अटारी को बेचा। लेकिन कहते हैं कि जॉब्स ने जो बोनस मिला था उसका पूरा हिस्सा वॉज के साथ शेयर नहीं किया। हाँ, ये बात कही जाती है। शायद ये जॉब्स की उस व्यावहारिकता और कुछ लोग कहेंगे कि निर्ममता की एक पहली झलक थी, जो बाद में उनके लीडरशिप स्टाइल में बार बार दिखी। फिर आया एप्पल बनाने का आइडिया। वॉज ने एक पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन किया जिसे बाद में एप्पल वन कहा गया।
सुना है वो तो उसे अपने दोस्तों के होम ब्रू कंप्यूटर क्लब में मुफ्त में ही बांट देना चाहते थे। हाँ, वॉज का फोकस बनाने पर था, बिजनेस पर नहीं। लेकिन जॉब्स ने इसमें बिजनेस का पोटेंशियल देखा। उन्होंने वॉज को मनाया कि इसे बेचना चाहिए। और फिर 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंप्यूटर कंपनी की शुरुआत हुई। जॉब्स, वॉजनियाक और एक तीसरे साथी भी थे, रॉन वेन। रॉन वेन, उनकी कहानी तो वाकई कमाल है। सिर्फ 11 दिन, सिर्फ 11 दिन में वो कंपनी से अलग हो गए। अपनी 10% हिस्सेदारी कुछ $100 में बेच दी। उन्हें डर था कि अगर कंपनी फेल हो गई तो पर्सनल कर्ज उन पर आ जाएगा, और उस समय ये बहुत बड़ा रिस्क लगता था। आज सोचिए, वो 10% हिस्सेदारी खरबों की होती। सही में चक्कर आ जाते हैं सोचकर। बिल्कुल। लेकिन असली मोड़ तब आया जब बाइट शॉप नाम की एक लोकल कंप्यूटर दुकान के मालिक थे पॉल टेरेल। उन्होंने 50 कंप्यूटर का ऑर्डर दिया, पर एक शर्त रखी। शर्त? क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि उन्हें सिर्फ सर्किट बोर्ड नहीं, बल्कि पूरी तरह असेंबल किए हुए कंप्यूटर चाहिए थे। इसने जॉब्स और वॉज ने मजबूर किया कि वो सिर्फ हॉबीस्ट वाली सोच से आगे बढ़ें और एक असली प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी बने। तो ये बाइट शॉप का ऑर्डर एक तरह से पहला बड़ा ब्रेक था। हाँ, कह सकते हैं। और इसके बाद आया एप्पल II। ये वो प्रोडक्ट था जिसने सच में एप्पल को उड़ा दिया। एप्पल II में क्या खास था? इसमें वॉज की इंजीनियरिंग का जादू था। पहली बार किसी पर्सनल कंप्यूटर में रंगीन ग्राफिक्स थे, साउंड था, और साथ ही जॉब्स का डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस पर जोर था। वो चाहते थे कि कंप्यूटर एक डरावनी मशीन न लगे, बल्कि घर में रखने लायक एक सुंदर चीज हो। वो प्लास्टिक का केस, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई, सब कुछ यूजर को ध्यान में रखकर किया गया था। और ये सफल रहा। जबरदस्त सफल। ये पहला मास मार्केट पर्सनल कंप्यूटर बना जिसने आम लोगों के बीच कंप्यूटर को पॉपुलर बनाया। इसने एप्पल को कंप्यूटर इंडस्ट्री के नक्शे पर मजबूती से ला खड़ा किया। इसी दौर में शायद मार्कुला जैसे बड़े निवेशक भी जुड़े। बिल्कुल। मार्कुला पहले इंटेल में थे। वो सिर्फ पैसा लेकर नहीं आए, बल्कि बिजनेस का स्ट्रक्चर, मार्केटिंग का अनुभव, ये सब लेकर आए। उन्होंने ही शुरुआती बिजनेस प्लान बनाने में मदद की और माइकल स्कॉट को कंपनी का पहला प्रेसिडेंट भी बनवाया। अच्छा, जॉब्स खुद प्रेसिडेंट नहीं बने? नहीं, मार्कुला और शायद बोर्ड को लगा कि जॉब्स उस वक्त कंपनी चलाने के लिए थोड़े अनुभवहीन और शायद अव्यवस्थित थे। यहीं से जॉब्स और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बीच थोड़ी खींचतान भी शुरू हुई, जो बाद में बढ़ती गई। 1979 में ज़ेरॉक्स पार्क का वो दौरा, उसे बहुत अहम माना जाता है एप्पल की कहानी में। कहते हैं जॉब्स और उनकी टीम ने वहां कंप्यूटर का भविष्य देख लिया था। हाँ, ये बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट था। ज़ेरॉक्स का पालो आल्टो रिसर्च सेंटर, पार्क, उस वक्त इनोवेशन का गढ़ था। वहां उन्होंने वो चीजें देखी जो आज हम रोज इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी आइकन्स और विंडोज वाला इंटरफेस। माउस भी वहीं देखा था उन्होंने। हाँ, माउस, बिटमैप डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ईथरनेट नेटवर्किंग, मतलब कमाल की चीजें थीं। जॉब्स और उनकी टीम ने जब ये डेमो देखा, वो समझ गए कि टेक्स्ट आधारित कमांड लाइन इंटरफेस का जमाना अब जाने वाला है, यही भविष्य है। पर कमाल की बात यह है, और ये अक्सर पूछा जाता है, कि ज़ेरॉक्स खुद इन क्रांतिकारी चीजों को एक सफल प्रोडक्ट में क्यों नहीं बदल पाई? उनके पास तो टेक्नोलॉजी थी। ये $1 मिलियन सवाल है। शायद उनकी अपनी अंदरूनी राजनीति थी, या फिर वो अपने मौजूदा कॉपियर बिजनेस को डिस्टर्ब करने से डर रहे थे। मैनेजमेंट में शायद वो दूरदृष्टि नहीं थी जो समझ पाती कि ये चीजें दुनिया बदल सकती हैं। लेकिन जॉब्स ने उस मौके को तुरंत पहचान लिया। कहते हैं उन्होंने ज़ेरॉक्स के लोगों से कहा था, आप लोग तो सोने की खान पर बैठे हैं और आपको पता भी नहीं। और इसी प्रेरणा से फिर एप्पल में लीसा और मैकिन्टोश प्रोजेक्ट शुरू हुए। हाँ, लीसा प्रोजेक्ट पहले शुरू हुआ। वो तकनीकी रूप से बहुत एडवांस था। उसमें पार्क से देखे गए कई आइडियाज इस्तेमाल किए गए, GUI, माउस वगैरह। लेकिन वो बहुत बहुत महंगा कंप्यूटर बना और बिजनेस मार्केट में सफल नहीं हो पाया। और मैकिन्टोश? वो तो बहुत सफल हुआ बाद में। मैकिन्टोश की शुरुआत अलग तरह से हुई थी। जेफ रस्किन का आइडिया था एक सस्ता, इस्तेमाल में आसान अप्लायंस कंप्यूटर बनाने का। लेकिन स्टीव जॉब्स ने धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। हाँ, उन्होंने रस्किन को साइडलाइन कर दिया और मैकिन्टोश को लीसा की तरह ही, बल्कि उससे भी बेहतर एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट बनाने का जुनून पाल लिया। उनका लक्ष्य था इसे इंसेनली ग्रेट, यानी पागलों की तरह महान बनाना। लेकिन तभी मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर आ गया, IBM, अपने PC के साथ 1981 में। बिल्कुल, IBM का पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में आना बहुत बड़ी घटना थी। वो एक जानी मानी भरोसेमंद कंपनी थी
और उनका पीसी ओपन आर्किटेक्चर पर आधारित था। ओपन आर्किटेक्चर मतलब दूसरी कंपनियां भी उसके लिए कंपैटिबल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बना सकती थीं। इससे आईबीएम पीसी के लिए बहुत जल्दी ढेर सारे सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स उपलब्ध हो गए। एप्पल का सिस्टम क्लोज्ड था। एप्पल ने तब एक मशहूर विज्ञापन निकाला था अखबार में, वेलकम आईबीएम, सीरियसली, थोड़ा मजाक उड़ाते हुए, पर खतरा बिल्कुल असली था। और फिर 1984 में मैकिन्टॉश का वो आइकॉनिक लॉन्च हुआ, वो 1984 वाला सुपर बोल का विज्ञापन। ओह हाँ, रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट किया था, जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 पर आधारित, जिसमें आईबीएम को बिग ब्रदर की तरह दिखाया गया और एप्पल को मुक्तिदाता के तौर पर। वो विज्ञापन अपने आप में एक इवेंट बन गया। लॉन्च तो जबरदस्त था, पर मैक की शुरुआती बिक्री कैसी रही? लॉन्च का शोर तो बहुत था, लेकिन मैक की शुरुआती बिक्री उम्मीद से काफी कम रही। उसमें मेमोरी कम थी, सिर्फ 128 के, सॉफ्टवेयर बहुत सीमित थे शुरू में, और वो आईबीएम पीसी के मुकाबले महंगा भी था। और इसी खींचतान के बीच जॉन स्कली को पेप्सी से सीईओ बनाकर लाया गया था। हाँ, जॉब्स खुद उन्हें लेकर आए थे। वो मशहूर कहानी है कि जॉब्स ने स्कली से पूछा था, क्या आप अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ मीठा पानी बेचना चाहते हैं या मेरे साथ आकर दुनिया को बदलने का मौका चाहते हैं? वाह, क्या लाइन थी। बिल्कुल, स्कली आए तो बड़े तामझाम से, मार्केटिंग का अनुभव लेकर, लेकिन ये जोड़ी ज्यादा दिन चल नहीं पाई। क्यों? क्या हुआ? मैकिन्टॉश की धीमी बिक्री को लेकर दोनों में गंभीर मतभेद होने लगे। जॉब्स अपने तरीके से काम करना चाहते थे, स्कली बिजनेस की वास्तविकताओं पर जोर दे रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आखिरकार स्कली का साथ दिया और 1985 में एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने खुद शुरू किया था। अपनी कंपनी से निकाल दिया जाना, ये तो बहुत बड़ा झटकारा होगा। यकीनन। ये थिंग एक निवेशक थे, आर्थर रॉक। उन्होंने बाद में एक बात कही थी जो सुनने में कठोर लगती है, पर शायद उसमें सच्चाई थी। उन्होंने कहा, स्टीव के साथ सबसे अच्छी बात यही हुई कि हमने उसे निकाल दिया। शायद उस झटके ने, उस अनुभव ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया जो बाद में काम आया। कंपनी से निकाले जाने के बाद जॉब्स रुके नहीं, उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट कंप्यूटर। हाँ, नेक्स्ट उनका अगला बड़ा दाव था। उनका फोकस था हायर एजुकेशन और बिजनेस मार्केट के लिए बहुत पावरफुल वर्क स्टेशन बनाना। तकनीकी तौर पर कैसे थे ये कंप्यूटर? तकनीकी रूप से ये अपने समय से बहुत आगे थे, खासकर उनका ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्टेप। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर आधारित था, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक बहुत एडवांस्ड तरीका था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे सॉफ्टवेयर को डिजिटल लेगो ब्लॉक्स की तरह बनाना, जिससे प्रोग्राम लिखना और अपडेट करना ज्यादा आसान और लचीला हो जाता था। इसका इंटरफेस भी बहुत शानदार था। लेकिन क्या ये सफल हुए? बिजनेस के लिहाज से नहीं। नेक्स्ट के कंप्यूटर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत ज्यादा महंगे थे। वो आम यूजर या ज्यादातर बिजनेस की पहुंच से बाहर थे, तो व्यावसायिक रूप से ये कंपनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई। हालांकि रॉस पेरोट जैसे बड़े निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया था। पर इसी दौरान उन्होंने एक और फील्ड में कदम रखा जो बिल्कुल अलग था, एनिमेशन, पिक्सर की कहानी। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 1986 में उन्होंने जॉर्ज लूकस, स्टार वॉर्स वाले, से उनकी कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीजन खरीदी, जिसका नाम था पिक्सर। शुरू में पिक्सर भी हाई एंड ग्राफिक्स हार्डवेयर बेचती थी, जैसे नेक्स्ट कंप्यूटर बेचता था। लेकिन फिर वो एनिमेशन स्टूडियो कैसे बन गए? जॉब्स ने धीरे धीरे कंपनी का फोकस बदला। हार्डवेयर बिजनेस नहीं चल रहा था, तो उन्होंने एनिमेशन बनाने की टेक्नोलॉजी पर दांव लगाया। जॉन लेसेटर जैसे टैलेंटेड एनिमेटर उनके पास थे, और फिर उन्होंने डिज्नी के साथ एक डील की। और उसी डील से निकली टॉय स्टोरी। नहीं, 1995 एग्जैक्टली। टॉय स्टोरी दुनिया की पहली पूरी तरह से कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेटेड फीचर फिल्म थी, और वो जबरदस्त हिट हुई। इसने न सिर्फ पिक्सर को बचाया, बल्कि एनिमेशन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। यहाँ जॉब्स ने दिखाया कि वो सिर्फ टेक इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी विजन और लीडरशिप दे सकते हैं। तो एक तरफ जॉब्स नेक्स्ट और पिक्सर के साथ संघर्ष और सफलता देख रहे थे, उधर एप्पल का क्या हाल था उनके बिना? एप्पल की हालत सच कहें तो काफी खराब होती जा रही थी। जॉब्स के जाने के बाद जॉन स्कली कुछ साल रहे, फिर माइकल स्पिनलर आए, फिर गिल एमेलियो सीईओ बने। लीडरशिप लगातार बदल रही थी। और कंपनी की दिशा? कंपनी दिशाहीन लग रही थी। उनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत कंफ्यूजिंग हो गई थी। ढेरों अलग अलग मॉडल, किसी को समझ नहीं आता था कि कौन सा खरीदें।
मार्केट शेयर लगातार गिर रहा था, खासकर विंडोज पीसी के मुकाबले। और उनके अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या हुआ? वो कुछ बना रहे थे ना, कॉपलैंड? हाँ, वो अपने पुराने मैक ओएस को रिप्लेस करने के लिए सालों से एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे, जिसका कोड नेम था कोपलैंड। लेकिन ये प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया। वो इसे बना ही नहीं पाए। ये एप्पल के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। उनके पास भविष्य के लिए कोई मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं था। कंपनी सचमुच दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। तो एक तरफ एप्पल को एक नए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की सख्त जरूरत थी, और दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स के पास नेक्स्ट स्टेप था, जो तकनीकी रूप से बहुत एडवांस था, लेकिन बिक नहीं रहा था। तो ये तो एकदम... हाँ बिल्कुल, परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। दिसंबर 1996 में एप्पल ने लगभग $400 मिलियन में नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया। तो ये डील मूलतः नेक्स्ट स्टेप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए थी? हाँ, मुख्य कारण तो यही था। एप्पल को अपने मैक के लिए एक नई टेक्नोलॉजी फाउंडेशन चाहिए थी, लेकिन इस सौदे के साथ एक और चीज एप्पल को वापस मिली। स्टीव जॉब्स। बिल्कुल, स्टीव जॉब्स एक सलाहकार के तौर पर एप्पल में वापस आ गए। और सलाहकार से असली बॉस बनने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हालात इतने खराब थे और लीडरशिप इतनी कमजोर कि कुछ ही महीनों में 1997 के मध्य तक गिल एमेलियो को हटा दिया गया और स्टीव जॉब्स को अंतरिम सीईओ, या जैसा उन्होंने खुद को कहा, आईसीओ बना दिया गया। घर वापसी हो गई थी। जॉब्स की वापसी हुई और वापसी के साथ ही धमाके शुरू हो गए। पहला बड़ा धमाका हुआ अगस्त 1997 में मैकवर्ल्ड बॉस्टन की कॉन्फ्रेंस में। जॉब्स स्टेज पर आए और एक ऐसी घोषणा की जिससे हॉल में बैठे लोग सन्न रह गए। क्या घोषणा थी वो? उन्होंने ऐलान किया कि एप्पल अपने सबसे बड़े दुश्मन माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक डील कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ? ये तो मतलब कट्टर दुश्मन थे वो तो। बिल्कुल, इसीलिए लोग हैरान थे। डील ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट मैक के लिए अपने ऑफिस सॉफ्टवेयर, वर्ड, एक्सेल के नए वर्जन बनाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को मैक का डिफॉल्ट ब्राउजर बनाया जाएगा, और सबसे बड़ी बात, माइक्रोसॉफ्ट एप्पल में $150 मिलियन का निवेश करेगा। ओह, दर्शकों का क्या रिएक्शन था? कुछ लोग तो नाराज हुए होंगे। हाँ, कुछ लोगों ने तो बूइंग भी की, लेकिन जॉब्स ने मंच से ही समझाया कि अब लड़ने का नहीं, बल्कि एप्पल को फिर से स्वस्थ बनाने पर ध्यान देने का वक्त है। उन्होंने कहा, हमें सारे मदद लेनी होगी जो हमें मिल सकती है। ये उनकी बदली हुई सोच, उनकी व्यावहारिकता दिखाता था। सही, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। बिल्कुल, और इसी भाषण में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि एप्पल अब दर्जनों कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट्स बनाने की बजाय सिर्फ कुछ मुख्य प्रोडक्ट्स पर ही अपना पूरा ध्यान लगाएगा। फोकस वापस लाना था। ये उनकी वापसी की रणनीति की एकदम शुरुआत थी। और इसके तुरंत बाद आया वो आइकॉनिक थिंक डिफरेंट विज्ञापन कैंपेन। हाँ, वो सिर्फ एक एड कैंपेन नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था। वो एप्पल की खोई हुई आत्मा को, उसकी पहचान को फिर से जगाने जैसा था। उसमें तो बड़ी बड़ी हस्तियों की तस्वीरें थी। हाँ, एल्बर्ट आइंस्टीन, बॉब डिलन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जॉन लेनिन, गांधी, पिकासो, ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया को अपने तरीके से देखा और बदला। और वॉइस ओवर कहता था, Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels. Yes. ये सीधा संदेश था कि एप्पल उन लोगों के लिए है जो भीड़ से अलग सोचते हैं, जो क्रिएटिव है, जो बागी है। Yeah. ये सीधे तौर पर एप्पल की जड़ों से और जॉब्स के खुद के व्यक्तित्व से जुड़ता था। इसने माहौल तो बदल दिया होगा कंपनी के अंदर। बिल्कुल, इसने कर्मचारियों में और ग्राहकों में एक नया जोश भर दिया। ये याद दिलाया कि एप्पल सिर्फ कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी नहीं है, उसका एक मकसद है, एक फिलॉसफी है। और इसी के साथ डिजाइन पे फिर से जबरदस्त फोकस किया गया। जॉनी आइव के साथ उनकी जोड़ी इसी दौरान बनी ना? हाँ, जॉनी आइव पहले से एप्पल में थे, लेकिन गिल एमेलियो के दौर में वो लगभग छोड़ने वाले थे। जॉब्स ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पूरी छूट दी। दोनों के बीच एक गहरी साझेदारी बनी। उनका डिजाइन मंत्र बन गया, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, और लेस इज मोर, मतलब कम लेकिन बेहतर। और इस नई सोच का पहला बड़ा प्रोडक्ट कौन सा था? 1998 में आया iMac G3। वो रंगीन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाला ऑल इन वन कंप्यूटर। उसने आते ही मार्केट में तहलका मचा दिया। वो बोरिंग बेज रंग के पीसी बॉक्सेस से बिल्कुल अलग था। वो फन था, स्टाइलिश था। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, वो इस बात का ऐलान था कि एप्पल वापस आ गया है, और इस बार वो अलग अंदाज में आया है। पर्दे के पीछे भी तो बड़े बदलाव हुए होंगे, सिर्फ डिजाइन से तो कंपनी नहीं चलती। बिल्कुल सही। जॉब्स ने ऑपरेशंस को सुधारने पर भी उतना ही
ही ध्यान दिया। 1998 में उन्होंने टिम कुक को हायर किया। टिम कुक, जो बाद में सीईओ बने। इनको एकदम बदल दिया। फैक्ट्रीज बंद की, आउटसोर्सिंग बढ़ाई, सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन किया। इससे कंपनी बहुत एफिशिएंट हो गई और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। तो एक तरफ बेहतरीन डिजाइन, दूसरी तरफ मजबूत ऑपरेशंस। हाँ, ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी था। फिर 2001 में एप्पल स्टोर्स खोले गए। ये भी एक क्रांतिकारी कदम था। रिटेल स्टोर खोलना क्रांतिकारी कैसे? उस समय कंप्यूटर ज्यादातर बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर या डीलर्स के जरिए बिकते थे, जहां एप्पल प्रोडक्ट्स को खास तवज्जो नहीं मिलती थी। जॉब्स चाहते थे कि लोग एप्पल प्रोडक्ट्स को सही माहौल में अनुभव कर सकें। एप्पल स्टोर सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं बनी, वो ब्रांड को एक्सपीरियंस करने, सीखने और मदद पाने की जगह बनी। उनका डिजाइन, उनकी सर्विस, सब कुछ अलग था। और फिर आई वो डिजिटल हब स्ट्रैटेजी। इसका क्या मतलब था? जॉब्स का विजन था कि पर्सनल कंप्यूटर यानी मैक लोगों की डिजिटल लाइफस्टाइल का केंद्र बनेगा। आपकी सारी डिजिटल चीजें, म्यूजिक, फोटो, वीडियो मैक प्राप्त कर मैनेज होंगी। अच्छा, और इसी सोच से बाकी प्रोडक्ट्स निकले। हाँ, इसी सोच से निकला अक्टूबर 2001 में आईपॉड, एक छोटा सा डिवाइस जिसमें हजारों गाने आ सकते थे और जिसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। वो तुरंत हिट हो गया। लेकिन सिर्फ आईपॉड काफी नहीं था, गाने कहाँ से आते? बिल्कुल, इसीलिए अप्रैल 2003 में आया आईट्यून्स म्यूजिक स्टोर। ये भी एक गेम चेंजर था। उस समय म्यूजिक इंडस्ट्री पायरेसी से जूझ रही थी। आईट्यून्स ने लोगों को 99 सेंट्स में कानूनी तौर पर गाने खरीदने का एक बहुत ही आसान और आकर्षक तरीका दिया। इसने न सिर्फ आईपॉड की बिक्री बढ़ाई, बल्कि पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को बदल दिया। और फिर जनवरी 2007, शायद एप्पल के इतिहास का सबसे बड़ा दिन, आईफोन का लॉन्च। ओह हाँ, आईफोन। जॉब्स ने इसे 3 प्रोडक्ट्स का संगम बताया था। एक वाइड स्क्रीन आईपॉड टच कंट्रोल्स के साथ, एक क्रांतिकारी मोबाइल फोन और एक ब्रेक थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइस। एक ही डिवाइस में ये सब। उसने स्मार्टफोन की परिभाषा ही बदल दी। टच स्क्रीन इंटरफेस, एप्स, इसने मोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये स्टीव जॉब्स के विजन और एप्पल की डिजाइन और इंजीनियरिंग क्षमता का शिखर था। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, एप्पल की इस यात्रा को, तो ये सिर्फ एक कंपनी के उतार चढ़ाव और सफलता की कहानी नहीं लगती। ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये कहानी है इनोवेशन की, डिजाइन के प्रति एक जुनून की हद तक के समर्पण की। ये ब्रांडिंग की ताकत की कहानी है कि कैसे एक प्रोडक्ट से बढ़कर एक सोच, एक पहचान बनाई जा सकती है। और ये हार ना मानने की भी कहानी है, असफलता से सीखने और फिर दुगनी ताकत से वापस करने की। स्टीव जॉब्स का निकाला जाना और फिर उनकी वापसी, ये तो किसी फिल्म जैसा लगता है। सही कहा। और इसमें हमें सिर्फ जॉब्स या वॉज़नियाक को ही नहीं देखना चाहिए। इसमें सिलिकॉन वैली के उस पूरे इकोसिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, वो शुरुआती कंपनियां HP, फेयरचाइल्ड, वेंचर कैपिटल का कल्चर और वो गला काट कंपटीशन भी। हाँ, कंपटीशन ने भी तो रोल प्ले किया। IBM का आना, फिर बाद में माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो डील। बिल्कुल, और प्रेरणा भी, जैसे ज़ीरोक्स स्पार्क से मिली। रणनीतिक साझेदारियां भी बहुत अहम रहीं, चाहे वो शुरू में माइक माकुला का निवेश और गाइडेंस हो, या पिक्सर के लिए डिज्नी के साथ डील, या फिर वापसी के बाद माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो चौंकाने वाली डील। ये सब हिस्से हैं इस बड़ी तस्वीर के। ये पूरी बातचीत मुझे एक सवाल पर सोचने पे मजबूर करती है। क्या किसी प्रोडक्ट या आइडिया को वाकई इंसेनली ग्रेट बनाने के लिए, दुनिया बदलने के लिए, स्टीव जॉब्स जैसी ही जिद, वैसी ही दूरदृष्टि और हाँ, कभी-कभी वैसी निर्मम लगने वाली कार्यशैली जरूरी होती है? ये एक बहुत बड़ा और जटिल सवाल है। देखिए, जॉब्स का तरीका कामयाब तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जिन्होंने इंडस्ट्री बदल दी। लेकिन क्या वही एकमात्र तरीका है? शायद नहीं। आज हम टीम वर्क, कोलैबोरेशन, एम्पैथी वाली लीडरशिप की बातें ज्यादा सुनते हैं। तो क्या वो स्टाइल आज काम करता? कहना मुश्किल है। शायद हर दौर की अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी चुनौतियां होती हैं। हो सकता है आज की दुनिया में ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत हो। पर जॉब्स की कहानी हमें ये ज़रूर सोचने पर मजबूर करती है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस हद तक जाना ज़रूरी है और उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। तकनीक और मानवीय रचनात्मकता के बीच वो संतुलन कैसे पाया जाए? सही कहा। ये कहानी सिर्फ एप्पल या जॉब्स की नहीं है। ये शायद इस बारे में ज्यादा है कि कैसे एक विचार, एक जुनून और सही समय पर लिए गए कुछ साहसी फैसले सचमुच दुनिया को बदल सकते हैं। और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि अगला बड़ा बदलाव कहाँ से और कैसे आएगा।